हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल केमिस्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आज विज्ञान के कुछ क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? तो ये वैज्ञानिक रॉन्टेजन द्वारा किया गया था, जिसे टीईटी 2018 में पूछा गया था। अब इसके कुछ हम बात करते हैं। तो रॉन्टेजन, अब यहाँ पे हम देखें तो 1901 के भौतिक एक्सरे में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। रॉन्टेजन ने एक्सरे की खोज सन 1895 में की थी, जबकि गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की है। रॉबर्ट जो राइट ब्रदर्स हैं उन्होंने हवाई जहाज़ की खोज की है, जबकि रॉबर्ट ओपेनहीमर ने परमाणु बम की खोज की थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शक्तिशाली चुंबक किससे बने होते हैं या किससे बनते हैं? तो शक्तिशाली चुंबक अगर बनाना होता है तो इसमें मुख्य रूप से हमारा क्या विकल्प है? हमारा बी हो जाएगा, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट तथा निकल की मिश्र धातु में। मुख्य रूप से हमारा क्या निकल का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसमें कुछ फैक्ट देखते हैं। चुंबक की आकर्षक शक्ति अधिक दोनों किनारों पर मध्य में, जबकि कम होती है। दूसरा पॉइंट देखें। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में घूमता है। तीसरा पॉइंट देखें। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। अब देखें नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। अब देखें, अच्छा, मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या 206। खोपड़ी में, वैसे अगर खोपड़ी में देखी जाए तो 29 होती हैं, जबकि कपाल में हड्डियों की संख्या 8। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी फीमर, जांघ में पाई जाती है। चौथा देखें। आकाश का नीला रंग क्यों होता है? तो आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन देखें होता क्या है। जब क्या है, प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो उनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकीर्णन कहा जाता है। अब वर्तन देखें। अगर जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरण का मार्ग में विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। परावर्तन देखें। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट आती है तो इसे परावर्तन कहते हैं। विवर्तन देखें। जब कोई प्रकाश किसी अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसी छाया में प्रवेश करने की घटना होती है तो उसे हम कहते हैं विवर्तन। अब देखें डायनामो कैसा उपकरण है। तो ये यहाँ पे एक अगर हम बात करें, एक हमारा होता है वोल्ट है। पहले देखें डायनामो की बात कर लें। तो डायनामो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर यही हो जाएगा। डायनामो का आविष्कार किया माइकल फैराडे ने 1831 में, जबकि मोटर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। छठवां देखें। घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त फ्यूज किस प्रकार के धातु के बने होते हैं? तो यहाँ पे गलनांक जिनका कम हो। गलनांक क्या होता है? गलनांक का वैसे अर्थ होता है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस क्या है द्रव में बदल जाए, वो गलनांक होता है। क्वथनांक होता है, क्वथनांक का शाब्दिक अर्थ होता है उबलना। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव क्या है उबलने लगता है या वाष्प अवस्था में बनने लगता है, उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। जैसे जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। फ्यूज की बात करें तो नियत मात्रा में से अधिक धारा बहने पर परिपथ को तोड़ देता है, जिससे मूल्यवान अवयव अत्यधिक धारा के कारण खराब होने से बच जाते हैं। अब फ्यूज में किस किस का प्रयोग होता है? टिन, जस्ता, लेड, तांबा, एल्यूमिनियम आदि का। गोबर में उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे गोबर में जितने भी हमारे कवक होते हैं सबके सब क्रोपोफिलस कहलाते हैं। अब बाकी देखें हम, जो हमारा कवक का अध्ययन होता है वो माइकोलॉजी होता है। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन क्या सक्सीकोल्स कहलाते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन कार्टिकोल्स कहलाते हैं। अगला, दूध से क्रीम निकालने से कौन सा बल लगता है? तो यहाँ पे अपकेंद्री बल के प्रयोग किया जाता है। अपकेंद्री बल होता क्या है?
तो वह बल जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। अगला, केंद्र को लगने वाला बल अभिकेंद्री बल कहलाता है। 9वां देखें, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर की सैनिक कहलाती हैं। तो इस सैनिक कहलाती हैं सफ़ेद रुधिर कणिकाएं, जिनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और लाल रुधिर कणिकाएं भी, इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या बीमारी से लड़ने में सहायता करती हैं, जबकि लाल रुधिर कणिकाएं क्या हैं, हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। ट्रांसफार्मर देखें का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए सहायक होता है। ट्रांसफार्मर होता क्या है, तो एक ऐसी मशीन होता है जिसके यह किसी विद्युत परिपथ से अन्य परिपथ से विद्युत प्रेरण परस्पर जुड़ी हुई चालक के मध्य से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी या विभवांतर के साथ कार्य कर सकता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक बदलता है, जबकि डायनामो क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। एसी जो हमारा होता है प्रत्यावर्ती धारा होती है, उसे डीसी में कौन बदलता है, तो रेक्टिफायर, जबकि डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला है 11वां, क्वार्ट्ज घड़ियों में प्रयुक्त होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं। तो ये बने होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड अर्थात SiO2, जिसको बालू भी कहा जाता है। 12वां, निम्न में से झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो यह होता है पॉलीग्राफ का। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, जबकि यहाँ पे हम बात करें ऑडियोमीटर जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता मापक होता है, जबकि एनीमोमीटर होता है वायु की गति मापक। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, तो ग्रीन मफलर का संबंध होता है ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक होती है, जो शहरों में क्या है तेज ध्वनि को रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ग्रीन मफलर कहाँ प्रयोग होता है, तो घनी आबादी वाले क्षेत्र के आसपास सड़कों के किनारे पर, जहाँ पे शोरगुल ज़्यादा होता है। घने पेड़ बाधा डालते हैं और ध्वनि प्रदूषण को कम कर देते हैं। और इसके सबसे उपयुक्त पेड़ होता है अशोक और नीम के पौधे। अब है सेब के बीज में कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो जो उसके बीज होते हैं उसमें एमिग्डालिन उपस्थित होता है। अब एमिग्डालिन जो होता है देखो उसमें क्या है, तो यह क्या करता है, यह तत्व मनुष्य के पाचन एंजाइम के संपर्क में आता है और साइनाइड क्या है उत्पन्न करता है। और एमिग्डालिन जो होता है उसमें शुगर होता है, तो जो क्या करता है क्रिया करके हाइड्रोजन साइनाइड का निर्माण कर देता है, जिसके खाने से व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। मेड काउ डिसीज का क्या कारण है, तो ये क्या है प्रियांश के द्वारा फैलता है। अब देखते हैं प्रियांश है क्या, तो यहाँ पे देखें मैड काउ डिसीज क्या है, एक ऐसी बीमारी जो सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। यह बीमारी पशुओं के दिमाग को प्रभावित करती है। इस इन्फेक्शन के कारण दिमाग में छोटे छोटे छेद होने लगते हैं, जिससे दिमाग इस स्पंज की तरह दिखाई देने लगता है और दिमाग धीरे धीरे खराब होने लगता है। मैड काउ डिसीज को क्या है क्रूट्सफील्ड जैकब रोग भी कहा जाता है। 16वां देखें पीएच स्केल का आविष्कारक कौन है, तो आविष्कारक इसके सोरेनसन। पीएच मान होता क्या है, तो हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लघुगणक जो होता है उसे पीएच मान कहते हैं। तो पीएच बराबर होता है -log H पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लघुगणक क्या पीएच मान कहलाता है। कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है, तो यहाँ पे अगर देखें पायरिया जो होता है दांतों का रोग मसूड़ों में होता है, यह प्रायः क्या है प्रोटोजोआ होता है। अब प्रोटोजोआ को याद करने की ट्रिक देखो क्या है, तो यहाँ पे इसको याद करने के लिए हमारा ट्रिक होगा पापा काम्पिस होते हैं। तो यहाँ पापा का अर्थ होगा पायरिया, काका होगा काला अजार, माँ का मलेरिया, पे से पेचिस और सोते से मतलब होगा सोने की बीमारी अर्थात निद्रा रोग। 18वां देखें मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम क्या है, तो जितनी भी हमारी ग्रंथियाँ होती हैं वो सब की सब क्या है लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्न्याशय। हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा।
मानव पाचन तंत्र के बारे में देखें। पाचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उन जल अपघटनीय एंजाइमों के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल दिए जाते हैं, और मुख से प्रारंभ होता है पाचन और गुदा तक समाप्त होता है। 19वां देखें। पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला निम्न में से किसका हिस्सा होते हैं? तो ये सभी पश्च मस्तिष्क के हिस्सा होते हैं। अब देखें, यह मस्तिष्क जो पश्च मस्तिष्क होता है यह सबसे पिछला भाग होता है। यह अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम एवं मेडुला ऑब्लांगेटों का बना होता है। अनुमस्तिष्क देखें क्या है? यह मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों को नियंत्रित करता है और मुख्य कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना। जबकि मेडुला ऑब्लांगेटो जो होता है यह बेलनाकार रचना है जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। यह श्वसन को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है और श्वसन मापी यंत्र जो होता है वो रेस्पिरोमीटर होता है। 20वां देखें, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो अंतिम उत्पाद होता है पाइरूवेक अम्ल। अब पाइरूवेक अम्ल देखो, ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? यह ग्लाइको अपघटन श्वसन की एक प्रथम अवस्था होती है जो कोश का द्रव्य होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु का पाइरूवेक अम्ल के 2 अणु बना देता है। 21वां क्वेश्चन देखें। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल आवर्त होते हैं 7, जबकि वर्गों की संख्या होती 9। जबकि दीर्घाकार आवर्त सारणी जो हमारी अभी हाल में चल रही है उसमें टोटल आवर्त 7 जबकि वर्गों की संख्या 18 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है 1913 में मोजेले द्वारा दी गई थी, जबकि दीर्घाकार आवर्त सारणी को 3 वैज्ञानिक रॉग, बरी और बर्नर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 22वां देखें, रक्त संचार या रक्त परिसंचरण को किसने खोजा था? तो ये खोजने वाले वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे। तो यहाँ पे विलियम हार्वे ने क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तो मनुष्य के रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में जानें तो मनुष्य और अन्य पशुओं का परिसंचरण तंत्र अंगों का वह तंत्र होता है जो शरीर के भीतर सामग्रियों के परिवहन को जिम्मेदार होता है। इसमें हृदय, धमनियाँ, नसें, कोशिकाएं और रक्त होता है। 23वां देखें, मानव शरीर द्वारा उत्पादित मुख्य अवशिष्ट क्या है? तो यहाँ पे हमारा यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के दोनों हो जाएंगे। यूरिया होता है NH2CONH2 और कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। अब देखें, अगर पूछा जाए प्रयोगशाला में प्रथम बनने वाला यौगिक कौन सा है तो वह है यूरिया। किसने बनाया था? तो 1828 में बॉयलर द्वारा इसका निर्माण किया गया था। 24वां देखें, व्यापारिक कार्क जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो ये प्रायः कार्क कैम्बियम से प्राप्त होता है। और जाइलम का काम क्या है? तो जाइलम क्या है, पेड़ पौधों में जल को पहुंचाने का काम करते हैं, जबकि फ्लोएम जो होते हैं वो भोज्य पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगला देखें 25वां, निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से हमारी अधिवृक्क ग्रंथि होती है जो क्या है, मुख्य रूप से रक्तचाप को नियंत्रित करने का कार्य करेगी। अब देखते हैं अधिवृक्क की ग्रंथियाँ क्या हैं। तो अधिवृक्क कशेरुकी के जीवों में पाई जाने वाली एक ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो तनाव की स्थिति में हार्मोन को स्रावित करती है। थायराइड ग्रंथि क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह मानव शरीर में मेटाबॉलिज्म, विकास और परिपक्वता को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थाइमस देखें तो थाइमस हार्मोन स्रावित करती है जो शरीर के रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए मददगार होती है। अब इसमें आज के लिए क्वेश्चन एक कि सिलिकॉन क्या होता है? तो सिलिकॉन वैसे अगर देखा जाए तो क्या है, एक अर्धचालक की तरह कार्य करता है जिसका प्रतीक होता है SI और परमाणु क्रमांक 14 होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।